हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीएस2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसए में कुछ लिखना हो तो एक इंटरनेशनल रिलेशन का एंगल डालने के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीएसआईआर के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, जो विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू कर रहे हैं ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर। तो बात करेंगे कि यूएन क्या है, कब स्थापित हुआ, क्यों हुआ, इसके क्या प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। इस वीडियो में की कवरेज ब्रॉडली यही रहेगी कि यूएन क्या है, क्यों आया, और उसके जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो थे, अब बचे 5, वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके एग्जामिनेशंस के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक इंट्रोडक्शन में मैं वो बता देता हूँ, देन हम एक कहानी भी देखेंगे आगे जाकर कि किस तरीके से ये जो पूरा इवोल्यूशन हुआ यूनाइटेड नेशंस का वो कैसे हुआ। तो इंपॉर्टेंट तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 193 मेंबर्स है इस वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। 1945 में इंपॉर्टेंट डेट ये स्टैब्लिश हुआ था। किस लिए हुआ था, क्यों? क्योंकि ह्यूमन प्रजाति अपनी पहली गलती से ना सीखते हुए एक और गलती कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर वन से ना सीखते हुए वो वर्ल्ड वॉर टू की तरफ जा चुकी थी। तो अगला वर्ल्ड वॉर ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द लीडर्स ऑफ द एलाइड गवर्नमेंट्स, जो जीतेगा वही कानून बनाएगा। कहा जाता है ना कि हिस्ट्री वही लिखता है जो जीत जाता है, और फिर उसी की कहानी अच्छी तरीके से लिखी जाती है। तो जो विनिंग साइड पे जो टीम थी, एलाइड फोर्सेस जो थे, उन कंट्रीज ने साथ मिलकर आगे आकर ये कोशिश की कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। द participating nations signed the charter and it was founded on October 24, 1945। ठीक, अटलांटिक चार्टर आगे जाके देखते हैं कि वो साइन किया गया था। ओके, बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो पूरा यूनाइटेड नेशंस चलता है, ये ब्रॉडली इन 6 लैंग्वेजेस पे। यूनाइटेड नेशंस हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिससे आप एक निमोनिक फेसर्स के थ्रू, FACERS, फेसर्स के थ्रू याद कर सकते हैं। वेयर F स्टैंड्स फॉर फ्रेंच, A means Arabic, C means Chinese, E means English, R is Russian and S is Spanish। ठीक है, स्पेनिश देख के कंफ्यूज मत होना कि यूरोप का छोटा सा कंट्री है साइड में है, नहीं। फेसर्स फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन एंड स्पेनिश, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स दैट कल्मिनेटेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएन, वही जो मैं बात कर रहा था कि क्या इवेंट्स रहे, क्या डेट वाइज देखते हैं, क्या एक्चुअली हुआ, क्या क्या कि यूनाइटेड नेशंस की जरूरत हमें पड़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये लगा कि नहीं, इस तरीके की त्रासदी, इस तरीके का दुख बाकी नेशंस के ऊपर फिर से नहीं आना चाहिए, तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, 1920 10 जनवरी 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था उसके तहत। बट हुआ कुछ नहीं, लीग ऑफ नेशंस 20 साल तक तो चला, लेकिन उसके बाद वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, तब बाकी कंट्रीज ने बात की कि अटलांटिक चार्टर साइन किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि इस वॉर को खत्म होने के बाद हम ऐसी कोशिशें करेंगे जिसकी वजह से आगे जाकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस स्थापित हो सके। ठीक है, उसके बाद 1945 में यूएन फाउंड हुआ, एंड द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय 51 कंट्रीज ऑन जून 26। 51 कंट्रीज ने मिलकर इस अटलांटिक चार्टर को जब साइन किया, तब जाके हुआ फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस का। आगे एक और डेट है 1946। जब ये बन गया 1945 में, तब इसके साथ इसको इफेक्टिवली काम करवाने के लिए इसके साथ कुछ और नेशंस ऐड ऑन, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस, इनके कुछ और ब्रांचेस ऐड ऑन होते गए। जैसे द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज हेल्ड इन लंदन इन जनवरी 1946, एंड द असेंबली is the main policy making and the representative body यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की जो मेन पॉलिसी मेकिंग, जो ब्रेन है यूनाइटेड नेशंस का, उसे जनरल असेंबली ही हो। ठीक, वही मेन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी। 1947 एक साल बाद 45 में स्थापना हुई जनरल असेंबली, द ब्रेन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, उसका स्थापना हुआ। 1947 में यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
which is the principal judicial organ of the UN. कि जो हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, या जो इवेंचुअली सारी चीजें हुई किस लिए, कि अन्याय हुआ सोसाइटी में और उस अन्याय वापस ना हो और वो न्याय का जो एक एंगल है, जो एस्पेक्ट है वो बना रहे। तो इस प्रिंसिपल, ये यूनाइटेड नेशंस को भी के ऊपर एक वॉचडॉग की तरह ये इसको बैठाया गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ। हालांकि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, लेकिन एक चेक रखने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई 1947 में, विच इज अ जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। 1948 में द यूएन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, which outlines the fundamental human rights that should be protected around the world। कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स जो लोगों के पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट किए जाएं, उसकी बात हुई 1948 में, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसकी स्थापना हुई। ठीक, ब्रॉडली हम इन प्रिंसिपल ऑर्गन्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप एक बार ये भी इस चार्ट के थ्रू आपको समझ जाएगा कि यूएन किस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएटेड है। जैसे ये तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूएन के 6 प्रिंसिपल करता है, जिनमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल नहीं है, तो 5 ही बचे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट, इकोसोक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अब नहीं है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका मेन काम ये है कि वो एग्रीमेंट्स, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच के एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस के साथ, उस पर ध्यान देता है। कुछ एग्जांपल्स है फाओ, आईपैड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त कोविड के बाद तो सबसे ज्यादा किसी का नाम सुना गया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है, वर्ल्ड बैंक। देन फंड्स एंड प्रोग्राम्स, कौन से ब्रॉड फंड्स हैं विच फोकस ऑन एड्रेसिंग पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल कंसर्न्स। पर्टिकुलर एक नीश पे फोकस करके और उसके ऊपर उसकी फंडिंग करके और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के साथ है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनिसेफ, यूएन हैबिटेट। इसके अलावा इससे साथ रिलेटेड कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद यूएन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव कॉमन गोल्स। ठीक, क्या है? IAEA एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। अदर एंटिटीज आर UNHCR, UNAIDS, UN Women, UNWRA। तो ब्रॉडली ये सारे एक चार्ट में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि यूएन किस तरीके से किन ब्रांचेस के साथ, कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि किन किन ब्रांचेस में यूएन इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच का एक एग्रीमेंट करवाती हैं और यूएन के साथ रहता है। ये फंड्स एंड प्रोग्राम्स हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ठीक है, और ये अदर एंटिटीज हैं। अब जो हम स्पेसिफिकली इस लेक्चर में, इस क्लास में बात करने जा रहे हैं, वो है यूनाइटेड नेशंस और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो ये रहे प्रिंसिपल ऑर्गन, जैसे मैं इनका नाम एक बार पहले भी ले चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं कि इनके बारे में स्पेसिफिकली अलग अलग से बात कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली करते क्या है और किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में कोई एक ऑप्शन आए और एक बार सुन लोगे, लिखा रहेगा दिमाग में, तो हालांकि अभी तो टाइम है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहेगा, तो कोई ऑप्शन आए तो एलिमिनेट करने में आसानी होगी। जनरल असेंबली, अब इट कंसिस्ट ऑल द मेंबर स्टेट्स, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जो यूएन का पार्ट होते हैं, वो सभी का मतलब ये है कि वो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पार्ट रहेंगे। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हर साल में एक बार मिलते हैं, मतलब हर साल एक बार ये लोग, इनकी मुलाकात होती है। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनका एक वोट होता है, एंड जो भी मेजोरिटी के डिसीजंस होते हैं यहाँ पे पास करवाने होते हैं, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाने होते हैं। इसके अलावा जो माइनर डिसीजंस होते हैं, जो रेगुलर डिसीजंस होते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ठीक है, थोड़ा सा डेटा पुराना है, बट एक पिक्चर के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगी किस तरीके से। तो ये तो 5 है परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, जर्मनी नहीं है, ध्यान रखना, कोई ये बेसिक ब्लंडर्स मत कर देना। ठीक, यूके, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसके अलावा हर 2-2 साल में कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ये 2013 का एक पिक है जिस वक्त ये लोग अजरबैजान, ग्वाटेमाला, मोरक्को, पाकिस्तान, टोंगो, साउथ अफ्रीका, पोर्चुगल, कोलंबिया, इंडिया, जर्मनी, ये सब लोग नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है। 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, ये 5 परमानेंट है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर किसके द्वारा, किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जनरल असेंबली। दे आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के टर्म के लिए। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, अगेन न्यूयॉर्क में है। सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 5-6 में से 5 न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक का है हेग नीदरलैंड्स में, आगे जाके बता रहा हूं किसका है, बट अगर आपको पता है तो अभी कमेंट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट मेन काम क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चाहे इसका मुद्दा हो, ठीक, ब्रॉडली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आती है ना, उनका एम यही है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी स्थापित किया जाए, पीस स्थापित की जाए। अब वो चाहे ऐसे की जाए, मतलब इकोनॉमिक थोड़े से बेनिफिट्स देके, सोशल बेनिफिट्स देके, या सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरीके से एग्रेसिवली अगर कभी काम करने की जरूरत पड़ जाए तो एग्रेसिवली सोल्जर्स और गन्स और वॉर्स का इस्तेमाल करके पीस स्थापित कीजिए। इवेंचुअली पीस ही है, चाहे वो ऐसे करो आप, चाहे हाथ घुमा के ऐसे पकड़ो, पर सबका आइडिया यही है कि पीस स्थापित की जाए। ठीक। इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव और एक वोट होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, वहां पे 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यहाँ पे 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, 54 मेंबर्स, अगेन दे आर आल्सो इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली। कितने साल का टर्म होता है इनका, 3 साल का। ठीक। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बोला हो कितना टर्म होता है, पीछे मत जाना, बिना देखे बताओ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना अभी बोला। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ब्रॉड एम क्या है इनका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आज जो भी हम सामान, जो भी रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए तो यूज हो ही, उसके साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर पाए। ठीक। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन इज, जो अब ऑर्गन नहीं है, डिसफंक्शनल हो गया है ब्रॉडली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका मेन एम ये था कि जो कंट्रीज जब 1945 के आसपास ये सारी चीजें गठित हो रही थी, तो इनका एम ये था कि जो कंट्रीज अभी तक अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल नहीं कर पाई हैं, अपनी टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस को भी, हालांकि ये बोला जाता है कि बहुत सारी कंट्रीज अभी भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं। अगर आप हमारा ये लास्ट वाला वीडियो देखोगे, डी डॉलराइजेशन वाला, तो उसमें बहुत सारी इकोनॉमीज के, बहुत सारे कंट्रीज के अभी ये कंसर्न है कि हम अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए हैं, हम अभी भी यूएस के डॉलर के ऊपर पूरी तरीके से टिके हुए हैं। ठीक है, आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट। लेकिन जो टेरिटोरियल उसकी बात हो रही है, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो वो भी अगर अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो उसको हेल्प करके, वो हासिल करने में मदद करने के लिए 1994 तक ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, सारी ट्रस्ट टेरिटरीज ने सेल्फ गवर्नमेंट अटेन कर ली थी। इसीलिए 25 मई को एक रेजोल्यूशन 1994, 25 में 1994 को एक रेजोल्यूशन लाया गया, और इसे विघटित कर दिया गया, इसे डिसॉल्व कर दिया गया। बट ये रहा कि जब भी कभी आगे कहीं जरूरत पड़ेगी, तो उनको दे विल मीट ओनली इफ रिक्वायर्ड। अगर आगे कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि इनकी जरूरत है, तो देखा जाएगा, बट अभी के लिए ये डिसॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, आईसीजे, द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कितने जज हैं इसके, 15 जजेस हैं। इंडिया से कौन जज रहा है इसका, कमेंट करके आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। टेन्योर हर जज का 9 साल का रहता है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, जैसे मैंने आपको बोला, जो पिछले अभी 2 मिनट पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बाकी सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। ठीक है, बहुत आसान है याद करना कि इसी का हेग नीदरलैंड्स में, बाकी सारे ऑर्गन्स का वहां पे न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज, कंफ्यूज मत होना इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसीलिए शुरुआत की ही स्लाइड पे कि ये दोनों स्लाइड्स अलग अलग रहे, बिल्कुल ये एंड में, वो शुरुआत में। वो फेसर्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो FACERS निमोनिक से याद किया था, क्या है वो, कमेंट इट डाउन। लेकिन ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है, जुडिशियल, जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है इसकी, वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, प्रेडिसेसर इज PCU, ऑफ PCU। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन इज यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। टर्म इनका भी 5 साल का होता है, 5 ईयर टर्म होता है।
और इससे पहले किसी का 3 ईयर टर्म है और किसी का 2 ईयर टर्म है। इन ये छोटे छोटे से न्यूआंसेस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, बट एग्जाम में जब बैठे हुए इसी यही सारी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं हमें कि यार 2 था, 3 था, 4 था। तो एक बार किसी को बोल दो, एक बार कहीं लिख लो, एक बार अपने आप से बात कर लो, एक बार कमेंट में लिख दो, तो बैक ऑफ द माइंड पड़ा रहेगा कि एग्जामिनेशन में अगर नंबर वैसा आता है तो क्लिक करेगा दिमाग, ठीक है। तो 5 साल का टर्म इसका होता है। यूएन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनका 2 साल का टर्म है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और जो इसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो यूएन का होता है वही सेक्रेटरीट को भी संभालता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन। इस वक्त ये है एंटोनियो गुटेरेस, ये शख्स। और ही इज आल्सो द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये यूएन सेक्रेटरीट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सारा कामकाज संभालती है, लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हेड करते हैं ये सेक्रेटरी जनरल। एंड द सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अपॉइंटेड बाय, हेल्ड बाय, ये वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो बस हमारा भी धर्म हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि इसे पढ़ लें एक बार। तो विच इट इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन of Security Council for a period of 5 years. ठीक है, upon the recommendation of Security Council, the Secretary General, which heads the UN Secretariat, is appointed by General Assembly. ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? एक बार और आसान टर्म्स में बोल देता हूँ कि ये जो सेक्रेटरी जनरल है, जो यूएन सेक्रेटरीट एक और प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसको हेड करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली इन्हें अपॉइंट करती है। ठीक है, सिंपल। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशंस क्या था? लीग ऑफ नेशंस से इसकी पूरी कहानी शुरू हुई 1920 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ कि नहीं, गलती हो गई है, फिर से ये गलती ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। अनफॉर्चुनेटली वो गलती फिर से हुई, इसलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। किस चार्टर के थ्रू? अटलांटिक चार्टर को जब साइन किया गया 51 कंट्रीज के द्वारा, तो ये कहा गया कि हमारे जो 51 कंट्रीज हैं, अब ये 1941 से बात शुरू हुई कि अब इसके बाद लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मिल बांट के शांति से रहते हैं, जिस जिस तरीके से रह सकते हैं। एटम बॉम्ब फोड़ने से ज्यादा लंबा सर्वाइवल हमारा हो पाएगा नहीं। ठीक, उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस के ब्रांचेस की हमने अलग अलग बात की, कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कुछ इसके एफिलिएटेड ऑर्गन्स हैं, वो कैसे हैं? प्रिंसिपल ऑर्गन्स पहले 6 थे, अब 5 बचे, और 5 की फंक्शनिंग कैसे है कि वहां वोटिंग होती है और किस तरीके से कौन किसे हेड करता है। ठीक है, जो बेसिकली यूएन का जो इंट्रोडक्शन हो सकता है ये वो था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक और वीडियोस बन सकते हैं जिसमें इंडिया के जो परमानेंट सीट की बात हो रही है बार बार यूनाइटेड नेशंस में, उसके ऊपर एक, या यूनाइटेड नेशंस के ऊपर काफी कुछ बन सकता है, लेकिन ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसे हम यहीं पे रोक रहे हैं। आगे मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और वीडियोस के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।